एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो पिछले साल जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहे थे उनको हम रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में भी किया है कि पिछले एक साल के 12 मंथ्स के करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के थ्रू हम रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर भी रिवाइज होंगे और साथ में अगर कोई करंट अफेयर ड्यूरिंग द कंपाइलेशंस रह गया था तो वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लेना है। तो शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल एंड चाइना हैव अनाउंस्ड द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज। अभी ना काफ़ी ज़्यादा इन पर डिस्प्यूट चल रहा था कि जो एक्चुअली माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट एक्चुअली है कितनी, क्योंकि चाइना का कुछ और पैरामीटर है उस हाइट को जज करने का, जो नेपाल है उसका कोई और क्राइटेरिया था हाइट को मेजर करने का, और जो इंडिया है उसने भी अलग लेवल पर जाकर अपनी जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है उसको मेजर कर रखा था। तो किसकी बेसिकली चलेगी, किसकी सुनी जाएगी, अल्टीमेट जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कितनी होगी? ऑप्शंस हैं आपके 8848.86 मीटर्स, 8848.76 मीटर्स, 8848 मीटर्स या फिर 8848.96 मीटर्स। देखो हमारी जो एनसीईआरटीज है, हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है दैट इज अराउंड 8848 मीटर्स। बट एग्जाम में क्वेश्चन ना सिंपल अराउंड वर्ड के नहीं आता, वो एग्जैक्ट फिगर पूछता है ना। तो जो एग्जैक्ट फिगर है जिसमें नेपाल और चाइना ने आपस में सहमति बना ली है कि दैट वुड बी द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वो कितनी है? ठीक है, तो आंसर इज 8848.86 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे 0.86 मीटर से है अभी जो करंटली चल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो सर्वे ऑफ इंडिया है 1954 में इसने बताया था कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स। और जो चाइना है, चाइना कहता है कि बेसिकली वी आर मेजरिंग द रॉक हाइट। जैसे कोई भी आपका जो माउंटेन है इसके ऊपर कई सारा जो स्नो कवर भी होता है, तो चाइना कह रहा है कि आप स्नो कवर को मत काउंट करो, आप सिर्फ इस रॉक की हाइट को काउंट करो। बट नेपाल कहता है कि नहीं, आप रॉक की हाइट तो काउंट करो ही करो, साथ में इसके ऊपर जो स्नो डिपॉजिटेड है उसकी हाइट भी काउंट करो। इसीलिए जो 3 मीटर का डिफरेंस था बिटवीन चाइना एंड नेपाल की मेजरमेंट, उसको खत्म कर दिया गया है। डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है सारा का सारा इशू। और अब दोनों कंट्रीज क्या मान रही हैं? दैट हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848.86 मीटर्स। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप पेपर में चीज़ें थोड़ी और डिटेल में आती हैं तो आपको हल्का सी पता हो कि जो पहले 8844 मीटर थी क्लेम्ड बाय चाइना, कम बताता था ये बिकॉज इट इज मोर ऑफ रॉक हाइट, और जो नेपाल है वो स्नो हाइट की बात करता था कि रॉक हाइट प्लस स्नो कवर भी, ग्लेशियर वाला कवर। तो 8847 मीटर बाय नेपाल। तो ये 3 मीटर का जो डिस्प्यूट था दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय दिस अग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड नेपाल। क्लियर है? तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जब कोई भी आप इंडेक्स पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि फर्स्ट यू हैव टू नो कि इसको किसने रिलीज किया है। अगर ये स्टेट वाइज मार्किंग कर रहा है तो कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पर है, कौन सा स्टेट बिल्कुल बॉटम नंबर पर है, या फिर अगर कंट्रीज की बात चल रही है तो कौन सी कंट्री फर्स्ट है, कौन सी कंट्री लास्ट है, इंडिया का क्या रैंक है, एंड व्हाट आर दी पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है और डिफरेंट पार्टीज को उनका रैंक प्रोवाइड किया गया। तो पैरामीटर्स किसने रिलीज किया है, रैंक क्या है, ये हल्का सा आपने ध्यान में रखना है। अगर हम DPI की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आपकी इट इज रिलीज्ड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Okay. Second, it has been constructed with March 2018 as the base period. देखो जो DPI है ना बेसिकली ये इसलिए रिलीज किया जाता है क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशंस हमें देखने को मिल रही हैं कि जो इंडिया है वो कैश ट्रांजैक्शंस की बजाय ना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए कितने लेवल पर वो बढ़ रहा है, क्या ये डिजिटल पेमेंट को आगे लेकर जाने के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी है या नहीं है। तो ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली जो ये बताते हैं कि इंडिया में किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर ग्रोइंग डे बाय डे। तो यस, इट इज रिलीज्ड बाय द RBI बिकॉज मनी का मैटर है तो RBI ही बेसिकली इसको रिलीज करती है। और 2018 को इन्होंने बेस पीरियड माना हुआ है
कि अगर 2018 में अगर आपकी 100 रुपए की ट्रांजेक्शन होती थी डिजिटली और अब हो रही है ₹180 की, तो देयर इज ग्रोथ ऑफ 80% इन दी डिजिटल ट्रांजेक्शंस। क्योंकि 2018 के बाद ही बेसिकली ज़्यादातर जो डिजिटल ट्रांजेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी हैं। उससे पहले नॉर्मली हमारा सारा जो सिस्टम था वो कैश में ही डील किया जाता था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि यस द बेस पीरियड इज मार्च 2018, इट इज रिलीज बाय आरबीआई। पूछा क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड, है ना। ये भी देखना है जरूरी कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं, तो आंसर इज सी बोथ 1 and 2। इट इज सी बोथ 1 and 2। और साथ में पैरामीटर्स की देयर आर 5 पैरामीटर्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू रिलीज द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ऑप्शंस दे देंगे, पूछेंगे 1 2 3 2 3 4 या फिर ऐसे 2 और ऑप्शंस। तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है आपका पेमेंट इनेबलर्स, कि अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं डिजिटली तो सारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, आपकी पेमेंट टाइम पर हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू दी कंज्यूमर्स सो दैट दे कैन पे डिजिटली। फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज डिमांड साइड फैक्टर्स। डिमांड साइड कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं कि आपके पास सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है या नहीं है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, आपने जिसको पे करना है क्या वो ऑलरेडी उसके पास QR कोड है या नहीं है, तो क्या उसके पास बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वो इसमें हम मेजर करेंगे। पेमेंट परफॉर्मेंस, आपने पेमेंट करी है तो वो कितनी देर में कंप्लीट हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर पैसे आपके अकाउंट से कट गए और जिसको आपने पे किया उसके पास पहुंचे नहीं। तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी ये पैरामीटर यूज किया जाता है। एंड लास्ट इज कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कि जब भी आरबीआई या कोई और बैंक कोई पॉलिसी बनाता है रिगार्डिंग इम्प्रूविंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो वो कितना ज़्यादा कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बना रहा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दीज आर दी 5 पैरामीटर्स, जहाँ पर कंज्यूमर की जो एक कंज्यूमर को एज ए सेंटर पॉइंट माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो डिमांड साइड हो चाहे सप्लाई साइड हो। पेमेंट करने की जो परफॉर्मेंस वाला रेट है वो कितना ज़्यादा है, और या फिर जो इनेबलर्स हैं पूरा एक ओवरऑल जो एक पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है या नहीं है। दीज आर दी 5 पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन चाहे इस तरीके से आए, चाहे क्वेश्चन इसके पैरामीटर्स पर आए, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच कमीशन इज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द इशू फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे हम बोलते हैं कि OBC में देयर आर 2 लेयर्स, वन इज द क्रीमी लेयर एंड वन इज द नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी अगर हम सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो फैमिली इनकम इज मोर देन 8 लाख पर एनम, वही बेसिकली इसमें आते हैं, है ना। तो इनको OBC का रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। जो OBC है नॉन क्रीमी लेयर में जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम है, दे ओनली आर गेटिंग दी बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अब इनमें भी ये जो नॉन क्रीमी लेयर है ना, इनमें भी कई सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि काफ़ी अब डेवलप्ड हैं, काफ़ी अपलिफ्टेड हैं। तो ऐसी नॉर्मल अगर हम मान लो 5 कास्ट की बात करते हैं, 5 में से एक तो है बिल्कुल ही डिप्रेस्ड अभी भी, और जो बाकी 4 है ना ये इन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर जॉब्स ले ली हैं, पढ़ाई कर ली है, काफ़ी इनका सोशल स्ट्रेटा अच्छा है अब। तो अब ये जो 1 कास्ट है, अगर आपने इसको ज़्यादा प्रमोट करना है कि जब भी रिजर्वेशन काउंट किया जाएगा तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी दैट वुड बी गिवन टू दिस 1 नंबर कास्ट। तो दैट इज सब कैटेगराइजेशन, OBC के अंदर रिजर्वेशन, ताकि जो डिफरेंट कास्ट हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले। सिंपल कुछ कास्ट ही सारे रिजर्वेशन का बेनिफिट ना ले जाए। तो इसको डिस्कस करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बिठाई थी, उसका नाम पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस हैं आपके जस्टिस KV कमाथ कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमीशन, PK मोहांटी कमीशन और D नन ऑफ दी अबव।
ये बहुत न्यूज़ में रही थी बिकॉज अभी इसका ना जो टाइम पीरियड है कि आपने सब कैटेगराइजेशन को प्रेफर करना है कि नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट रिलीज करनी थी टू दी सुप्रीम कोर्ट, अब इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, टर्म्स ऑफ पीरियड है, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू जनवरी 2022। तो हल्का सा इसमें ये भी न्यूज में रहा था, तो काफी इस पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो आंसर इज जस्टिस रोहिणी कमीशन, आंसर इज बी। कमीशन का नाम ध्यान में रखेंगे, इस कमीशन को बिठाया किसने है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। और अल्टीमेटली इसका बेसिक मकसद क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 13th ब्रिक्स समिट विच हेल्ड इन सितंबर 2021। अभी रिसेंटली ही आपकी ब्रिक्स समिट होकर हटी है। ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, द ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज। तो अभी रिसेंटली 13th समिट हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है दिस समिट वॉज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई भी जो समिट है, जो चेयरमैन होता है बेसिकली, उस पर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो 12th वाली थी वो रशिया ने होस्ट करी थी, तो जो 13th है ये इंडिया ने होस्ट करी है। तो यस, इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द थीम वॉज ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। बेसिकली इनको 15 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसीलिए अब इसकी नई थीम जो है वो यही आई थी कि ब्रिक्स एट 15, और जितना भी हम लोगों ने पिछले 15 ईयर्स में अचीव किया है उसको हम आगे कंटिन्यू करें, उसको कंसोलिडेट करें, टेररिज्म का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म करें, जो और कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयर करवाएं कि क्लाइमेट चेंज को रोको, ग्लोबल वार्मिंग को रोको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने इसकी थीम से हल्की सी ध्यान में रखनी है। तो कोई भी जो समिट है वो कितने नंबर की समिट है, 13th है, 12th है या 14th है, वर्चुअल मोड में हुई है ऑब्वियसली, तो इसका जो प्लेस है वो हम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो वर्चुअल मोड में है और इसकी जो थीम है बेसिकली वो आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना स्टेट लेवल वाले, वहाँ पर थीम्स भी कई बार पूछ लेते हैं। और छोटे लेवल भी क्यों, आपके जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है उसमें भी कई बार थीम्स आई जाती हैं। तो थीम्स का हल्का सा आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर है आपका, क्योंकि पूछा है हमसे करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्टिका M मिसाइल। अर्टिका कह लो, अर्टिका कह लो, आपकी मर्जी है, बट पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो मिसाइल है ये है क्या। इट इज नॉट मिसाइल, इट इज द सैटेलाइट। ये आप ध्यान रखना हल्का सा, ये मिसप्रिंटिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट इज डेवलप्ड बाय रशिया, ओके। सेकंड, इट विल मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन। देखो आर्टिका जो सैटेलाइट है इसके नाम से ही क्लियर है हल्का सा कि आर्कटिक रीजन वाला जो एरिया है, जिसमें आपका कनाडा का अपर वाला एरिया, आपका रशिया का साइबेरिया वाला रीजन, ग्रीनलैंड और ऊपर वाला जितना भी आर्कटिक रीजन है उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है। तो ये तो आपके नाम से ही क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इट इज डेवलप्ड बाय रशिया। अब हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो आर्कटिक एरिया की कंट्रीज हैं वही बेसिकली इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगी, बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो आर्कटिक सी की आइस पिघल रही है, ग्लेशियर जो मेल्ट कर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है उन कंट्रीज़ को जो कि आर्कटिक सी को टच करते हैं। तो इसीलिए एक ऐसी कंट्री होगी जो आर्कटिक सी को टच कर रही है, बिकॉज ज़्यादा प्रोननेस है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट करने की वजह से सिटीज़ सबमर्ज हो जाएंगी उस एरिया की। तो रशिया टचेस दी आर्कटिक सी, है ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि इट इज डेवलप्ड बाय रशिया। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। तो पूछा भी क्या है आपसे, चूज दी करेक्ट कोड। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में हल्का से इसमें चीजें और भी लिखी हुई हैं कि जो सैटेलाइट है वो क्या करेगी, इट विल मॉनिटर द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन, और बहुत ना कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट जो मॉनिटरिंग है वो करेगी। आपको डेटा जो है हर 30 मिनट्स में, हर 45 मिनट्स में ये सेंड करती रहेगी
कि किस तरीके से जो ग्लेशियर की आइस है वो पिघल रही है या नहीं पिघल रही है। तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म का जो डेटा है वो प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप बहुत जल्दी जो पॉलिसीज है वो फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 साल बाद आपको डेटा मिल रहा है और उसके बाद आप पॉलिसी बनाने के अब उस फेज में ही नहीं है, बिकॉज कॉन्सिक्वेंस आपको झेलने पड़ेंगे अब। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म का जो डेटा है ये प्रोवाइड करेगी सभी कंट्रीज को, और हर 15 to 30 मिनट्स में ये अर्थ के आर्कटिक रीजन को ऑब्जर्व करेगी, एंड अल्टीमेटली इट इज इन द हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये आपके एलिप्टिकल ऑर्बिट में बेसिकली प्रेजेंट है। तो इसका ऑर्बिट आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन आ सकता है कि ये पोलर ऑर्बिट्स में है, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है बेसिकली। तो इसका काम क्या है, किसने भेजी है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये हल्का सा आपको इशू ध्यान में रखना है, ताकि ऑप्शंस कैसे भी हों, क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप वो क्वेश्चन इजीली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Da Vinci Plus and Veritas missions recently seen in news are related to। ये रिसेंटली 2 नए मिशंस हैं जो कि लॉन्च किए गए थे। ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं कि किसके बारे में है। फर्स्ट इज बिल्ड कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट्स पावर्ड बाय बायोफ्यूल। सेकंड, टेक टूरिस्ट्स टू स्पेस सक्सेसफुली। सी, स्टडी वीनस's कंपोजिशन। एंड डी इज लार्ज स्केल सर्वे ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। अब दोनों में आप देखना ये वी टर्म इज कॉमन, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि दा विंसी प्लस एंड वेरिटास इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ वीनस's कंपोजिशन। जो वीनस प्लैनेट है आपका, उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये 2 चीजें भेजी हैं। अब हम लोग कौन हैं, हम लोग हैं नासा। नासा ने बेसिकली ये दोनों मिशन अनाउंस किए थे जो कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेकर अपने जाएंगे वीनस के पूरे सरफेस पे। तो ऑप्शंस में अगर हम आंसर देखें तो दिस इज सी, तो स्टडी दी वीनस's कंपोजिशन। और अगर हम अलग अलग देखें दा विंसी प्लस का क्या काम है, देखो दा विंसी प्लस का काम है बेसिकली इट विल एनालाइज द थिक एंड क्लाउडी वेनेशियन एटमॉस्फेयर। दा विंसी में ए है तो इट इज रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक स्टडी ऑफ द वीनस, कि उसका एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लाइफ आगे फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पूरी स्टडी करेगा आपका दा विंसी प्लस। और साथ में वेदर दी प्लैनेट एवर हैड एन ओशन एंड वॉज पॉसिबल हैबिटेबल, कि क्या यहाँ पर पहले वाटर का जो प्रेजेंस है वो थी या नहीं थी, ओशन यहाँ पर था या नहीं था, क्या ये पहले हैबिटेबल था या नहीं था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या है, जो गैसेस हैं दीज आर इनहेल्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमंस हैं चाहे कोई एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, कौन सी गैसेस रही होंगी, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है आपका दा विंसी प्लस बाय नासा। और अगर आप वेरिटास की बात करें तो वेरिटास इज बेसिकली आपका जियोलॉजिक हिस्ट्री बाय मैपिंग द रॉकी प्लैनेट्स सरफेस, कि इसका जो सरफेस है वेरिटास में एस है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इट इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सरफेस, कि जो सरफेस है उसकी कंपोजिशन कितनी है। कंपोजिशन क्या है बेसिकली, कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा मिनरल है जो कि लाइफ को पॉसिबल बना सकता है, क्या यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट वुड बी स्टडीड बाय दी वेरिटास। इनको इकट्ठे भेजा गया है बिकॉज ना किसी भी आप जब प्लेनेट को स्टडी करते हैं तो आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते तो ज़रूर हैं, एटमॉस्फेयर एक ने पढ़ लिया, सरफेस किसी एक और ने पढ़ लिया, बट आपस चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपकी। एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट जो है सरफेस पर पड़ता है, सरफेस का जो इम्पैक्ट है वो आपके एटमॉस्फेयर पर पड़ता है। तो हल्का सा दोनों ही डेटाज को कंसोलिडेट करने के बाद ही आप किसी क्रक्स पर पहुंच पाते हैं। बट पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दा विंसी प्लस एंड वेरिटास किसने लॉन्च किए हैं, नासा ने लॉन्च किए हैं, वीनस की कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए भेजे हैं। दा विंसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, वेरिटास का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको हल्का सा ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी होप प्रोब मिशन ऑफ मार्स। मार्स पर पिछले साल कई सारे जो मिशन है वो लॉन्च किए गए थे। जो आपका चाइना है उसने लॉन्च किया था, यूएई ने लॉन्च किया था, नासा ने लॉन्च किया था परसिवरेंस मिशन। तो ये क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग दी होप प्रोब मिशन।
होप प्रोब कह लो, या फिर इसका नाम अगर अल अमाल भी आ जाए तो ये भी आप ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम ये भी है, अल अमाल प्रोब। इसको जो वो लैंग्वेज है यूएई वाली उसमें बोलते हैं अल अमाल। फर्स्ट है इट इज लॉन्च्ड बाय यूएई, यस ये तो मैंने आपको अब बता ही दिया कि यूएई की लैंग्वेज है, तो यस इट इज लॉन्च्ड बाय यूएई। सेकंड, with the successful Mars orbit insertion, the UAE becomes the fifth entity to reach the red planet Mars, joining NASA, the Soviet Union, European Space Agency and India. अब इस स्टेटमेंट में आपके कई सारे जो फैक्ट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि इस जो होप प्रोब मिशन था बेसिकली ये कैसा मिशन था। क्या ये ऑर्बिटर मिशन था, क्या ये लैंडर मिशन था कि ये मार्स के सरफेस पर लैंड कर जाएगा और उसके बाद उसको स्टडी करेगा बहुत नज़दीक से। तो यहाँ पर क्लियर है कि दिस इज द ऑर्बिट इंसर्शन, मार्स के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें इसको हम लोगों ने इंसर्ट किया है, यूएई ने इंसर्ट किया है, तो इट इज़ द ऑर्बिटर मिशन। और हाँ, इससे पहले बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑर्बिटर में और मार्स के ऑर्बिटर में चीज़ें भेजी हैं प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए। तो इंडिया भी उसमें है, यस, यूरोप भी उसमें है, रशिया भी उसमें है और यूएसए का नासा भी उसमें है। तो पहले 4 जा चुके हैं ऑर्बिटर मिशंस टू स्टडी दी मार्स। दिस इज दी फिफ्थ कंट्री टू जॉइन दी पूरी लीग। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड यस इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय यूएई। पूछा क्या है आपसे, करेक्ट कोड ना, तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर इज बोथ 1 and 2। तो होप प्रोब मिशन आप जब पढ़ेंगे तो ये कैसा मिशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और क्या ये अभी तक किसी डेटा को किसने रिलीज़ किया है, कि अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ आई है कि इस मिशन के थ्रू हमें जानकारी मिली है कि मार्स पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, तो वो तो करंट इश्यूज हैं, चलते ही रहेंगे। तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, कब मनाया जाता है, क्या थीम है, इस डे पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है उसमें इंडिया का रैंक कितना है, उस इंडेक्स को रिलीज करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से। फर्स्ट ऑप्शन है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑब्जर्व्ड ऑन 13th of May एवरी ईयर। तो डे तो अपने को ध्यान में रखना ही है, तो 13th है या 3 है या 23rd है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इट इज नॉट 13th, इट इज द 3rd of May। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी सब कुछ सही है, प्रेस फ्रीडम को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, बट ये डे गलत है। अगर आपको 3 भी याद था कहीं तो 1-3 में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार 3 है या 13 है 23 है, तो हल्का सा डे का जो स्पेसिफिक है वो आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट ऑप्शन है द थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, कि ये पब्लिक गुड है बेसिकली, ये आप डिस्क्रिमिनेटली नहीं बोल सकते कि इस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन जाएगी, इस पर्सन को इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। इट इज़ अ पब्लिक गुड, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, और यही हमारी थीम भी है इसमें। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट दैट इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड वॉज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। तो पूछा क्या है आपसे, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज नॉट 13th of May, इट इज 3rd of May। तो 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर इज बी 2 ओनली। इसमें आप इंडिया का रैंक देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 142, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो नीचे का रैंक है। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी आप एक बार देख लेना कि किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पर इंडिया का रैंक इतना ज़्यादा नीचे की तरफ दिया गया है ना, तो वो आप देख लेना एक बार। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय रशिया। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन और हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, दैट इज बाय रशिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता था, कहाँ पर है ये भी बन सकता है। ऑप्शंस हैं आपके, बैकाल लेक वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक, कैस्पियन सी, कारा सी, या फिर नन ऑफ दी अबव। सारे ही ऐसे सीज हैं जिसपे रशिया का कहीं ना कहीं पार्ट टच होता है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, बैकाल लेक इंपॉर्टेंट है।
बट इस ऑप्शंस के साथ आपने क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स। ऐसे टेलीस्कोप्स जो कि स्टडी करने के लिए बनाए गए हैं, किसको स्टडी करेंगे? दे विल स्टडी दी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि पूरे यूनिवर्स में सेकंड नंबर पर है, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? आपका फोटोन, जो कि आपका लाइट का एलिमेंट है। जो लाइट्स आती हैं सन से, उसका जो एलिमेंट है दैट इज फोटोन। सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स में ये है, और सेकंड नंबर पर आपका न्यूट्रिनो है। तो न्यूट्रिनोज आपके सन से निकलते हैं, जब अर्थक्वेक्स आते हैं उस एरिया से निकलते हैं। तो ये न्यूट्रिनोज बेसिकली किस तरीके से आपके यूनिवर्स के बनने की एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स वगैरह लगाते हैं। बिकॉज क्योंकि न्यूट्रिनोज क्या हैं, आपके ऐसे हैं जिनका जो मास है वो बहुत कम है। इट इज हैविंग वेरी 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 लेस मास, और चार्ज तो इनमें है ही नहीं, देयर इज नो चार्ज। तो ऑलमोस्ट मासलेस एंड मतलब कंप्लीटली चार्जलेस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रिनोज। और हमारे यूनिवर्स में इतने ज़्यादा न्यूट्रिनोज हैं, हमारी बॉडी में से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास करते हैं, बट हमको फील नहीं कर पाते बिकॉज वो इतने ज़्यादा इंटरेक्टिंग नहीं है ना, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारी बॉडी पर या किसी और चीज़ पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम उसको देख भी नहीं पाते, उसको स्टडी भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें स्पेशली ऐसे ऐसे टेलीस्कोप्स लगाने पड़ते हैं जहाँ पर बहुत कम डिस्टर्बेंसेस है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर साइड। तो न्यूट्रिनोज कहीं से भी आए, वो बेसिकली अपना कैरेक्टर साथ लेकर आते हैं। इनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिनोज जहाँ से आए हैं वो किस एरिया में प्रेजेंट थे, क्या वहाँ पर ब्लैक होल की मर्जिंग हुई है, क्या वहाँ पर कोई गैलेक्सी जो है वो बर्स्ट हुई है। तो जो चीज़ें होंगी वहाँ से न्यूट्रिनोज निकल रहे हैं, न्यूट्रिनोज को हम स्टडी करेंगे जिससे कि हम वो जो फिनोमेना था उसको भी स्टडी कर पाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो। और ये कहाँ लगा है? दैट इज इन दी बैकाल लेक। और ये पूरे वर्ल्ड का जो थर्ड है, इट इज दी वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स। जो बाकी 2 हैं उनके नाम है आपके आइस क्यूब है, जो कि आपका साउथ पोल में लगाया गया है, और जो एक है सेकंड दैट इज एंटेरिस विच इज इन दी मेडिटेरेनियन सी, और थर्ड है आपका ये बैकाल लेक वाला। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने अभी न्यूट्रिनो के टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं, है ना। इंडिया में भी अभी न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई है। अगर वो अप्रूव हो गई तो वो कहाँ बनेगी? तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज थेनी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर वो अप्रूव होगी तो वो तमिलनाडु वाले एरिया में लगाई जाएगी। तो ऐसे करके ना हम पूरी अर्थ पर एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि कहीं से भी न्यूट्रिनोज आए तो पूरी अर्थ पर हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, ताकि चीज़ों को और हम डीपली स्टडी कर सकें, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी ये स्टडी कर सकें। ठीक है, तो आंसर इज ए, बैकाल लेक। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टनल। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। सेकेंड इज इट इज बिल्ट इन द पीर पंजाल रेंज। देखो, अटल टनल है बेसिकली, अभी इसको अक्टूबर पिछले 2020 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो तभी काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये तो अपने को पता है कि अटल टनल है, बट इसके बारे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, यस इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। और ये कौन सी हाईवे टनल है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट? जो कि अबव 3000 मीटर्स बनाई गई है, अबव 3000 मीटर्स, जिसकी लेंथ है अराउंड 9.2 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ क्या है, ये कितने ऑल्टीट्यूड पर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, यस इट इज बिल्ट इन दी पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज में भी जो आपकी ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज है वहां पर ये बनाई गई है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, पूछा भी है करेक्ट, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और कुछ जो बाकी ऑप्शंस हैं, सॉरी 9.2 नहीं है, 9.02 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखेंगे। इट इज 9.02 किलोमीटर की टनल है, और ये अबव द हाइट ऑफ 3000 मीटर्स। और ये कौन सी 2 जगहों को जोड़ रही है? इट इज ज्वाइनिंग दी सोलांग वैली एंड सिसु बाय अराउंड 46 किलोमीटर एंड विल टेक अराउंड ओनली 15 मिनट्स नाउ। जिस जगहों को जोड़ने से पहले अटल टनल बनने से पहले 4 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे।
तो किसको जोड़ रही है ये? मनाली में सोलांग वैली है उसको जोड़ रही है, लाहौल स्पीति में जो सिस्सू जगह है उसको जोड़ रही है। तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि किन दो जगहों को ये कनेक्ट कर रही है, इसकी लेंथ कितनी है, इसके अल्टीट्यूड कितना है। तो क्वेश्चन कैसा भी है आपको हल्का सा आइडिया हो, अगर आपने टॉपिक इजीली मतलब डेप्थ में डिस्कस कर रखा है, आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, टॉपिक की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने करने थे रिगार्डिंग द करंट अफेयर के एमसीक्यूज। अगली क्लास में हम मिलेंगे जहां पर हम और 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज। कोई डाउट है तो बताइएगा, अदरवाइज ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।